गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आ गए आप सभी? गुड मॉर्निंग। आज हम L2A एकेडमी के अंदर एक नया कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम इंडियन पॉलिटी की जो बुक है लक्ष्मीकांत को हम चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। इस सीरीज का हमारा एम ये रहेगा, आपको इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट हैं, यदि आप घर पे स्टडी कर रहे हैं या इंडियन पॉलिटी की आपने हार्ड बुक ले ली है, हार्ड कॉपी ले ली है लक्ष्मीकांत की, तो आप उसको इजीली पढ़ सकें, अपने सेल्फ स्टडी कर सकें, अपने इजीली अपने डाउट को क्लियर कर सकें। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस सीरीज के अंदर हम लक्ष्मीकांत की बुक को चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। चैप्टर वाइज से हमारा एम ये है कि जैसे हम स्टार्टिंग में करेंगे हिस्टोरिकल बैकिंग, फिर बाद में सैलिएंट फीचर्स, फिर बाद में आगे एक एक करके सारे चैप्टर की हम डिटेल स्टडी करेंगे। डिटेल स्टडी सबसे पहले हम इस कोर्स को जानने से पहले हम ये देखते हैं कि पॉलिटी ही लक्ष्मीकांत ही क्यों हम रेफर कर रहे हैं, हम और कोई बुक क्यों नहीं रेफर कर रहे हैं, प्लस पॉलिटी का इंपॉर्टेंस क्या है स्टेट सिविल सर्विसेज, यूपीएससी के अंदर, या फिर कोई भी एग्जाम, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, इसके अंदर पॉलिटी का इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी के अंदर। यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स और मेंस के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस ये है कि आपके प्रीलिम्स के अंदर आपको 15 to 20 क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलेंगे, जो कि आपको प्रीलिम्स पास करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। यदि आपने लक्ष्मीकांत की बुक को अच्छे से रेफर किया है, आपने हार्ड कॉपी को अच्छे से 5-6 बार मल्टीपल रिविजन्स किए हैं, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। 20 क्वेश्चन यदि आते हैं, 20 में से आप 16 to 17 क्वेश्चन इजीली करेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपकी प्रीलिम्स की जीएस की कट ऑफ को पार करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अपन बात करते हैं मेंस के अंदर। मेंस के अंदर जीएस टू का जो मेजर पोर्शन है वो इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन प्लस करंट अफेयर है। तो ओवरऑल हम देखें तो ओवरऑल हमें एक ही चीज देखने को मिलेगी, यदि आपको सिविल सर्विसेज या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की कोई भी जॉब के लिए आपको अपीयर होना है या फिर अच्छे रैंक लेके आनी है, तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि कोई सब्जेक्ट हो जाता है वो हो जाता है इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस इसका करंट अफेयर। तो ये मैंने आपको बताया यूपीएससी। इसके अलावा यदि आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यदि आरपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरपीएससी आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर हरियाणा पीसीएस की सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर यूपी पीसीएस की, या फिर कोई हिमाचल की, जम्मू कश्मीरी, कोई भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन, उनके लिए उनके अंदर जीएस के अंदर अलग से एक सब्जेक्ट आता है इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी हमारे लिए सबसे स्टेपिंग स्टोन है। हमारी जो भी प्रिपरेशन, यदि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की कोई भी हमें जॉब पानी है, तो उसके लिए इंडियन पॉलिटी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब हम देखते हैं, अब हम शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी को। इंडियन पॉलिटी को शुरू करने से पहले लक्ष्मीकांत, सबसे पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग सभी के सभी जो लक्ष्मीकांत सर की जो लेटेस्ट एडिशन है उसको एक बार परचेज कर लें। उसको परचेज करने के बाद में जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊं, अलग अलग चैप्टर वाइज पढ़ाता जाऊं, तो आप उसके अंदर अपने अपने हाईलाइट कर लें। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आप सभी उसको रिवाइज कर सके, ताकि ठीक है। ये सब करने के बाद अब हम देखते हैं पॉलिटी होती क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी सिस्टम, कोई भी कंट्री, हर चीज को गवर्न करने के लिए एक सिस्टम होता है। यदि आप घर के अंदर भी कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसके अंदर एक सिस्टम है। अपने नेशन लेवल पे अपने को यदि कोई चीज को रूल करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न करना है, तो उसके लिए एक हमें सिस्टम चाहिए। ये सिस्टम जो कि गवर्नेंस का बेसिक सिस्टम है, उसको हम बोलते हैं इंडियन पॉलिटी। पॉलिटी इंडिया के कंटेक्स्ट में इंडियन पॉलिटी हो जाती है। और जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू ये गवर्न होता है उसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जरूरत क्या है, हम क्यों पढ़ें, क्या जरूरत है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है क्यों है। कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाया है कि सबसे पहले हम हिस्ट्री देखें।
हिस्ट्री के अंदर क्या होता था? सबसे पहले हिस्ट्री के अंदर होता था, पहले किंग्स होते थे। यदि हम मेडाइवल हिस्ट्री की बात करें तो किंग किंग बोल दो या फिर राजा सामंत बोल दो या प्रिंसली स्टेट्स बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं आप, जो कि गवर्निंग रूल करते थे एरिया के ऊपर। तो इन लोगों के गवर्नेंस का एक ही बेसिक सिस्टम होता था कि ये जो बोलते थे वो ही रूल हो जाता था। तो इन सब से लोगों को एक्सप्लॉइटेशन का सामना करना पड़ रहा था। जो किंग ने आज कुछ बोल दिया, कल कुछ बोल रहा, कोई सिस्टम नहीं था। तो इन सब चीजों को अपोज किया सिटीजन्स ने। तो हर पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग रिवोल्ट हुए, रिवॉल्यूशन हुए। जैसे अमेरिका के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ, अमेरिकन रिवॉल्यूशन बोलेंगे हम। अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद में क्या स्टेब्लिश हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। ऐसे ही यदि हम यूरोप की बात करें, यूरोप के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति बोलते हैं। फ्रांस की क्रांति के बाद में क्या बना? फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो और इंडिया के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो इंडिया के अंदर क्या हुआ? इंडियन फ्रीडम फॉर स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम फाइटिंग जितने भी हुई थी इंडिया के अंदर, जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे, उन सब का मेन एम था कि रूल ऑफ लॉ को स्टेब्लिश किया जाए। इंडिया के केस के अंदर हमने देखेंगे तो इंडिया ने जितनी भी फ्रीडम स्ट्रगल हुई, जितने भी लोगों ने स्ट्रगल किया, उन सब का मेन एम यही था ताकि रूल ऑफ लॉ स्टेब्लिश हो इंडिया के अंदर। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ लॉ का मेन एम यही होगा कि एक डॉक्यूमेंट हो, बेसिक डॉक्यूमेंट, जिसके द्वारा सिस्टम गवर्न हो, ना कि एक इंडिविजुअल किंग या क्वीन गवर्न करे सिस्टम को या फिर कुछ और सिस्टम। इसलिए रूल ऑफ लॉ को स्टेब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके लिए हमने यहाँ पे क्या बनाया? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम देखें, कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पज क्या होता है? अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बोल दो या फिर भारत का संविधान बोल दो, इनका मेन पर्पज ये है। दो इसके मेन पर्पज हैं। मेन पर्पज क्या है? एक तो सिटीजन्स के लिए, दूसरा गवर्नमेंट के लिए। अब कोई पूछेगा कि भाई सिटीजन्स के लिए क्या पर्पज है, गवर्नमेंट के लिए क्या पर्पज है? तो हम देखेंगे कि सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है। सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है और उनको राइट्स देता है। तो इसलिए इसको, इन राइट्स को हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। इंडिया के कंटेक्स्ट के अंदर हम बोलेंगे इनको फंडामेंटल राइट्स। तो सिटीजन को एम्पावर करने के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि उनको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। प्लस ये कर्व करता है पावर किसकी? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाता है ताकि गवर्नमेंट अथॉरिटेरियन नहीं बने, तानाशाही गवर्नमेंट में क्रिएट हो देश के अंदर, कंट्री के अंदर कोई भी ऐसी अथॉरिटेरियनिज्म नहीं है। जैसे कि अभी अलग अलग कंट्रीज के अंदर हम देखते हैं, अफ्रीका के अंदर देखते हैं, वहां पे अलग अलग जगह रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, अलग अलग यहाँ फ्रीडम स्ट्रगल चल रहे हैं। उनका मेन पर्पज क्या है? उनका मेन पर्पज है वहां पे एक सिस्टम को डेवलप करना। सिस्टम किससे गवर्न होगा? वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन से। तो सभी का एम क्या है कि सिटीजन्स को तो राइट प्रोवाइड कराना, प्लस गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट की पावर्स को रेस्ट्रिक्ट करना ताकि गवर्नमेंट अनलिमिटेड पावर यूज नहीं करे और सिटीजन्स का डेवलपमेंट भी हो सके। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में देखते हैं। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में यदि हम देखेंगे तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मिलता है? सिटीजन्स को क्या मिलते हैं? फंडामेंटल राइट। प्लस फंडामेंटल राइट्स यदि आपको मिलेंगे तो हर सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होंगी, ड्यूटीज जो सिटीजन को खुद को परफॉर्म करनी है। इनको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ये एक अलग से चैप्टर आएगा, ये अलग से चैप्टर आएगा। प्लस गवर्नमेंट के लिए भी हर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ना कुछ प्रोविजन होते हैं। जैसे गवर्नमेंट कैसे रूल करेगी कंट्री के ऊपर, इसके लिए क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये बताता है कि आपको कैसे गवर्न करना है, आपके गवर्नेंस के पीछे, आपके लॉज के पीछे क्या है, मेन मोरल वैल्यूज क्या होनी चाहिए, ये सब बताते हैं डीपीएसपी। प्लस अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन हमने डॉक्यूमेंट डेवलप कर लिया 1950 के अंदर। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अब जैसे जैसे टाइम के साथ चैलेंजेस आएंगे,
टाइम के साथ चैलेंजेस आएंगे तो हमें कुछ अमेंडमेंट भी करने पड़ेंगे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चैप्टर है। प्लस डे टू डे वर्किंग के लिए हमें लॉज बनाने पड़ेंगे, लॉज बनाने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर। तो हम ओवरऑल देखें तो हम इस सिलेबस के अंदर या यूपीएससी के या फिर स्टेट पीसीएस के इनके सिलेबस के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के अंदर। इंडियन पॉलिटी का हम शुरुआत से देखेंगे, हिस्टोरिकल कैसे इवोल्यूशन हुआ, फिर फंडामेंटल राइट्स क्या है, डीपीएसपी क्या है, प्रेम्बल क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, प्लस फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है सिटीजन्स की, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की प्रोसेस क्या है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर क्या क्या है, प्लस स्टेट लेजिस्लेचर के प्रोसीजर क्या है, ये सब हम इस कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। इसके अंदर हम डेली आपका एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसके अंदर हम आपको एक एक चैप्टर वाइज आपकी स्टडी कराएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1। सबसे पहला चैप्टर आता है, कोई भी चीज के अंदर कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, कोई भी हम बुक पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उस चैप्टर से रिलेटेड या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हम हिस्टोरिकल बिगिनिंग देखते हैं। हिस्टोरिकल बिगिनिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडिया के अंदर रूलिंग की, इस पर लॉ बनने की प्रोसेस हमारे यहाँ स्टार्ट हुई थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जिसके अंदर रिटर्न लॉ बनने लगे थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे। उससे पहले किंग्स लॉ, किंग जो भी रूल करते थे, मुगल्स थे जो भी, उनके अलग सिस्टम था। लेकिन इंडिया के अंदर स्टेब्लिश रूल ऑफ लॉ की शुरुआत हुई थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो ब्रिटिशर्स के टाइम से हम हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देखेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे, कैसे स्टार्टिंग में कंपनी रूल आया। कंपनी रूल के अंदर क्या है, 1757 के अंदर सबसे पहले एक 1857 के अंदर हमारे यहाँ रिवोल्ट हुआ था, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। 1757 के अंदर जो फाइट हुई थी ब्रिटिशर्स और बंगाल के नवाब के बीच के अंदर, उसका रूल क्या, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारी हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, ये सब हम देखेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, चैप्टर 1 हमारा। चैप्टर 1 के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर हम क्या देखेंगे, इस चैप्टर का सबसे पहले हम ओवरव्यू लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे अलग अलग रेगुलेटिंग एक्ट आएंगे। रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है और इसका मेन पर्पस क्या था। जब यहाँ पे 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी हुई, प्लासी का युद्ध हुआ 1757 के अंदर, फिर उसका इंपैक्ट ये पड़ा कि यहाँ पे क्या ब्रिटिशर्स ने ड्यूल रूल सिस्टम शुरू कर दिया था। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को जीत लिया था। फिर वहां पे सारे दीवानी राइट्स आ गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद। 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, 1764 के अंदर, तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद उनके बाद दीवानी राइट आ गए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर। फिर इन सब प्रोसेस के अंदर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट हैपनिंग हुई कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडर्स, वो क्या है, माल प्रैक्टिसेस यूज करने लगे थे, करप्ट प्रैक्टिसेस यूज करने लगे थे। इस चीज का जब ब्रिटिश क्राउन को पता चला, वहां की पार्लियामेंट को पता चला, तो उन लोगों ने इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए एक लॉ बनाने स्टार्ट कर दिए। उन सबको बोलते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट का मेन पर्पस था रेगुलेट करना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंडिया के अंदर जो ट्रेड था, उस सारे को एक साथ रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले इस रेगुलेटिंग एक्ट आएंगे। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर 81 के अंदर क्या आया था, फिर इसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट क्या हुआ था, फिर हम देखेंगे 1833 के अंदर क्या हुआ था, फिर हम देखेंगे 1853 के अंदर क्या हुआ था। फिर बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चला गया, जो फर्स्ट सिपोई म्यूटिनी हुई, उसके बाद में फिर 1857 के बाद में हम देखेंगे क्राउन रूल क्या। फिर हम क्राउन रूल के अंदर अलग अलग एक्ट पढ़ेंगे, 1858 का एक्ट पढ़ेंगे, इन सब के देखते देखते 1935 का एक्ट भी देखेंगे, 1919 का एक्ट देखेंगे, 1909 का एक्ट देखेंगे, और इन सब का आज के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्या इंपैक्ट है, इन सब से हमने क्या क्या लिया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हमने 1909 से हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिया है, 1919 से हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिया है, 1935 से हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिया है, ये सब हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने देखा ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया इन 1600 एज ए ट्रेडर। ब्रिटिशर्स जो इंडिया के अंदर आए थे, जो ब्रिटिशर्स ने एक ट्रेडिंग कंपनी की स्टेब्लिश की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कंपनी इंडिया के अंदर आई एज ए ट्रेडर्स। उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे फ्रैक्शंस हैं,
यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम है फ्रैक्शन है, तो उन्होंने धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप करने लग गया, अपनी मिलिट्री पावर डेवलप करी और उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट करना लगे रूल। तो इन्होंने कहा सबसे पहले 1600 के अंदर ट्रेडर की तरह आए थे इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विच एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड। इनका मेन एम क्या था? ट्रेड करने का एम था। जब स्टार्टिंग में आए थे तो ट्रेडिंग पर्पज के लिए आए थे, फिर बाद में प्योरली ट्रेडिंग पर्पज के लिए आए थे। लिंक 1765 क्यों इंपॉर्टेंट है? इस चीज के लिए हमें थोड़ी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। 1765 का मतलब है 1757 का बैटल ऑफ प्लासी भी हो चुका था और बैटल ऑफ बक्सर भी हो चुका था। इसके बाद में ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट मिल गए थे बिहार, बंगाल और उड़ीसा के। तो सिपाही फिर बाद में 1858 के अंदर क्राउन रूल आ गया था। तो हम ये देखेंगे इन सभी चीजों का इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ा। सबसे पहले हम इस पीरियड को डिवाइड करते हैं। इस पीरियड के अंदर सबसे पहला पीरियड क्या था? कंपनी रूल का पीरियड। कंपनी रूल का पीरियड 1773 टू 1858। 1773 के अंदर पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था और लास्ट जो कंपनी का रूल के टाइम पे एक्ट आया था 1858 का। फिर हम देखेंगे ब्रिटिश क्राउन का रूल। ब्रिटिश क्राउन का रूल क्या आया था? 1858 से 1947 तक। इसके अंदर हम सब क्लासिफिकेशन करेंगे। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। कितने भी रेगुलेटिंग एक्ट है, पहले हम इसका ब्रीफ के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट्स का एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर कल हम कंप्लीटली स्टार्ट करेंगे कंपनी रूल 1773। कंपनी रूल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इस टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ना कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था हमारे ऊपर किसका? ब्रिटिश क्राउन का, इसलिए इसमें कंपनी रूल लिखा हुआ है। तो फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए बोला है क्योंकि इसका पर्पस था ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश पार्लियामेंट रेगुलेट करना चाहती थी इंडिया के अंदर अफेयर, जो भी कंपनी के अफेयर्स थे उन सबको रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट बनाया था, इसलिए इसको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बोलते हैं। इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? फर्स्ट टाइम इन्होंने रेगुलेट करना स्टार्ट किया था कंपनी को। ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फर्स्ट टाइम जब रेगुलेट करना लगा कंपनी के अफेयर को, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का नाम रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए क्योंकि इस टाइम पे रेगुलेट करने लग गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन पार्लियामेंट, प्लस ये फर्स्ट स्टेप था इसको रेगुलेट करने का। सेकंड पॉइंट क्या है? इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। इन्होंने पहली बार क्या रिकॉग्नाइज किया? सबसे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रिकॉग्नाइज किया कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ कंपनी। कंपनी के दो फंक्शन है, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है और एक पॉलिटिकल फंक्शन है। पॉलिटिकल फंक्शन किस चीज से रिलेटेड है? एक्विजिशन ऑफ लैंड से रिलेटेड है, कौन कौन सी बैटल लड़नी है, इन चीजों से रिलेटेड है। और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी काम। थर्ड पॉइंट क्या है? इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसका मतलब क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर हम देखेंगे 1773 से लेके 1833 तक ये एक सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी देखेंगे। मतलब पावर एक जगह इकट्ठी हुई, धीरे धीरे एक जगह एक पॉइंट पे एक आदमी के पास इकट्ठी होने लगी। फिर बाद में क्या 1833 के बाद में 1857 का रिवोल्ट हुआ, फिर बाद में डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया? इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। मतलब अब पहले जो पावर अलग अलग प्रिंसली जो स्टेट्स थे, जो प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल प्रेसिडेंसी जो ब्रिटिशर्स के पास थी उसके पास सेपरेट पावर थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पास सेपरेट पावर थी, मद्रास प्रेसिडेंसी के पास सेपरेट पावर थी। लेकिन इन्होंने क्या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन रख दिया। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है आज की पॉलिटी के अंदर? आज की पॉलिटी के अंदर जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है हमने सारा का सारा क्या इन रेगुलेटिंग एक्ट से और 1935 के एक्ट तक जितने भी एक्ट है उनसे हमने कुछ ना कुछ आज के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लिया है। तो ये स्टार्ट हुआ। तो हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या देखेंगे? सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट क्यों है, फिर उसके बाद पहली बार ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेट करने लग गए थे इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी अफेयर को। सेकंड पॉइंट क्या है? फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को इन्होंने सेपरेट कर दिया था। थर्ड पॉइंट क्या है? लेड द फाउंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का जो फाउंडेशन था इसी एक्ट के अंदर रखा।
अब हम आगे देखते हैं। अब इसके अंदर स्पेसिफिक फीचर्स क्या थे? स्पेसिफिक फीचर्स ये थी, सबसे पहले एक अथॉरिटी बनानी है। क्या? सबसे पहले कोई भी चीज को, सिस्टम को स्टेब्लिश करने के लिए, सिस्टम को रन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब लेजिटिमेट पावर। तो लेजिटिमेट पावर ब्रिटिश क्राउन पार्लियामेंट ने किसको बनाई इंडिया के अंदर? इन्होंने इसका डेजिग्नेशन का नाम रखा गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस अथॉरिटी का नाम क्या इन्होंने रखा? इन्होंने रखा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो पहला पॉइंट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर बनता है कि गवर्नर ऑफ बंगाल, जो पहले गवर्नर बोला करते थे जिस डेजिग्नेशन का नाम, अब उसका नाम हो गया, पद का नाम हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है। इट क्रिएटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर टू असिस्ट हिम। इसने क्या किया? 4 मेंबर की काउंसिल बनाई जो कि किसको असिस्ट करेगी? जिसको सुझाव देगी, वो सुझाव देगी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। ठीक है। फिर इसके अलावा फर्स्ट टाइम सच गवर्नर जनरल वाज द लॉर्ड वारेन हास्टिंग। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वो लॉर्ड वारेन हास्टिंग। तो इसके अंदर 3 क्वेश्चन बनते हैं अपने प्री से रिलेटेड। प्री से रिलेटेड 3 क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं? ये यदि यूपीएससी का प्री हो या फिर कोई भी स्टेट का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्री। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गवर्नर ऑफ बंगाल को इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला। सेकंड क्या है? इसके अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी इन किस चीज की? 4 मेंबर की, जो कि असिस्ट करेगी इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। थर्ड इसने बोला फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनेगा? लॉर्ड वारेन हास्टिंग। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जो मैंने हाईलाइट किए। आप भी अपने बुक के अंदर हाईलाइट कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत की ओरिजिनल बुक का हार्ड कॉपी ले लीजिए और उसके साथ 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 मेरे साथ साथ हाईलाइट करते जाइए। सेकंड पॉइंट इसके अंदर क्या आया था? सेकंड पॉइंट इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? इट मेड द गवर्नर ऑफ द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये क्या है? मैंने आपको अभी कहा था कि 1773 के अंदर सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी स्टार्ट हो जाएगी और जो पीक पे कब जाएगी? 1833 के अंदर वो पीक के ऊपर जाएगी। तो 1773 के अंदर क्या होगा? गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो सुपीरियर हो गया और जो सबऑर्डिनेट होंगे कौन कौन है? बॉम्बे मद्रास दोनों किसके अंडर में आएंगे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बंगाल जो कि पहले इक्वल था मद्रास के प्लस बॉम्बे के, ये 3 प्रेसिडेंसी थी। अब बंगाल की पावर को इन्होंने इंक्रीज कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ पावर बंगाल की पावर को इंक्रीज करके, और सबऑर्डिनेट किसको बना दिया? मद्रास और बॉम्बे को। तो ये सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी है, मतलब एक जगह अथॉरिटी इन्होंने इकट्ठी करनी शुरू कर दी है। ठीक है। व्हेन द 3 प्रेसिडेंसी वर द इंडिपेंडेंट ऑफ, अब इससे पहले क्या होता था? सब प्रेसिडेंसी इक्वल थी और तीनों की तीनों इंडिपेंडेंट थी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेट करती थी। अब इन्होंने क्या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में दे दिया बॉम्बे और मद्रास को। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखेंगे? इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। ये क्या है? इन्होंने जुडिशियल सिस्टम की फाउंडेशन रख दी इंडिया के अंदर। तो आज की जुडिशियल सिस्टम की जो फाउंडेशंस है वो कहीं ना कहीं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर है, देखने को मिले। इसके अंदर क्या क्या? इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट बनाया, कहां पे? कलकत्ता के अंदर। बंगाल के अंदर बंगाल की सबसे ज्यादा पावर बढ़ा दी, बंगाल के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया। ठीक है। कंप्राइज ऑफ चीफ जस्टिस एंड 3, इसके अंदर जजेस बैठने लग गए जो कि हियरिंग करेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है जिसके कारण रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसने क्या किया? इट प्रोहिबिट, क्या क्या प्रोहिबिट कर रहा है? द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फॉर एंगेजिंग इन द प्राइवेट ट्रेड एंड एक्सेप्टिंग प्रेजेंट और ब्राइब फ्रॉम द नेटिव। इन्होंने क्या किया? कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया किसके ऊपर? जो भी कंपनी के सर्वेंट थे, जो भी कर्मचारी थे कंपनी के, जो कि प्राइवेट ट्रेड करने लगे थे, यहाँ पे घूसखोरी करने लगे, रिश्वतखोरी करने लगे थे, या फिर जो भी ब्राइबरी लेने लग गए थे, उन सबको रेगुलेट करने के लिए इन्होंने क्या किया? प्रोहिबिट कर दिया सर्वेंट ऑफ कंपनी, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हैं, प्लस वो कोई भी ब्राइब नहीं ले सकते। अब आज की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका सिग्निफिकेंस क्या है? आज की हम देखते हैं, आज यदि आप में से कोई भी सिविल सर्वेंट बनता है या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब करता है या फिर कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज करता है, तो आज भी ये चीज आज भी प्रोहिबिट करती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्राइवेट ट्रेड करने से। आप अपने नाम से कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं कर सकते, आप प्राइवेट ब्राइबरी नहीं ले सकते। ये 1773 के एक्ट से हमने लिया है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसने स्टार्ट क्या किया है? सबसे पहले, इससे पहले 1773 के एक्ट से पहले सब सारा कंट्रोल किसके हैंड में था?
ईस्ट इंडिया कंपनी के एंड में था। लेकिन 1773 के एक्ट आने के बाद में अब कंट्रोल धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट के हैंड में जा रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंट्रोल करने लगी किसको, कंट्रोल किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर। अब इन्होंने बोला आप यहाँ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी, जैसे आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाओ ईस्ट इंडिया कंपनी है, टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर इंडिया। आप एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाओ अपनी कंपनी के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। वो क्या करेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट करेंगे किसको, ब्रिटिश, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको रिपोर्ट करेंगे। तो ये था हमारा जो भी अफेयर होंगे कंपनी के इंडिया के अंदर। तो हम रिवाइज करते हैं आज हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लक्ष्य, जो भी इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। इंडियन पॉलिटी के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम सबसे पहले हमारा चैप्टर है हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के इवोल्यूशन में हमने सबसे पहले देखा इंडिया के अंदर क्या है, पहले कौन रूल कर रहे थे, ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टिंग में ट्रेडर की तरह आई थी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या एक्सपेंशन करने लग गए। फिर इस एक्सपेंशन के अंदर हमने इवोल्यूशन, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का हम देखेंगे। तो इसके अंदर दो फेज देखेंगे, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का फेज देखेंगे, दूसरा फेज कौन सा देखेंगे, ब्रिटिश क्राउन का। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला फेज के अंदर हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके 1858 तक, जब तक कि कंपनी का रूल था। उसके बाद में क्या ब्रिटिश क्राउन का रूल आएगा। तो 1858 के बाद वाले सारे एक्ट हम क्या ब्रिटिश क्राउन के, तो वो रेगुलेटिंग एक्ट नहीं होंगे, वो सिंपल एक्ट होंगे। इनका नाम रेगुलेटिंग एक्ट क्यों है, रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए है कि ब्रिटिश कंपनी को रेगुलेट करने स्टार्ट कर दिया था किसने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने स्टार्ट कर दिया था किसने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इसलिए इसका नाम है। ये पहला स्टेप था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब रेगुलेट करने स्टार्ट करेगी किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। इंडिया के अंदर जितने भी ट्रेड हैं जो भी यहाँ पे कर रहे थे, प्लस इसने फाउंडेशन किसका रखा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन इंडिया। अब 1773 के एक्ट के फीचर्स क्या थे, पहला फीचर इसके अंदर क्या था, पहला फीचर इसके अंदर ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि इसके अंदर क्या था, गवर्नर ऑफ बंगाल था। अब गवर्नर ऑफ बंगाल के डेजिग्नेशन को, ओहदे को, पद का नाम क्या चेंज करके क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया इसके अंदर, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग। ठीक है, फिर बाद में क्या बोले, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया। अब इसके अंडर में दो सबॉर्डिनेट जो भी प्रेसिडेंसी थी इसके अंडर में दे दी। तो इसने क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर क्या है, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी सबॉर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। थर्ड क्या है, इट प्रोवाइड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट की, मतलब जुडिशियल सिस्टम की फाउंडेशन रखी इन्होंने इंडिया में। फोर्थ क्या है, इट प्रोवाइड द कंपनी एम्प्लॉय। इन्होंने क्या, गवर्नमेंट के जितने भी कंपनी के एम्प्लॉयज थे उनको प्राइवेट ट्रेड से, जो भी प्रैक्टिसेस थी उन सब से इन्होंने क्या, जो भी इलीगल प्रैक्टिसेस है इनको प्रोहिबिट कर दिया, फाइन लगाने लगे। आज के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का सिविल सर्विस कंडक्ट रूल है, ये सब रूल यहीं से बने हैं। फिफ्थ क्या है, इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल इन्होंने स्ट्रेंथन कर दिया, किसके ऊपर, इसने कंट्रोल किसके ऊपर स्ट्रेंथन कर दिया, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी उसके ऊपर इन्होंने स्ट्रेंथन कर दिया। तो ये था आज अपना रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का इंपॉर्टेंस क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से धीरे धीरे इवोल्व होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन तक बनने तक 1950 तक जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट प्लस एक्ट आई हैं उन सब में से जो अच्छी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इम्बाइब करेंगे और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके डेवलप होगा। तो ये इस तरीके से हम पढ़ने जा रहे हैं। हम डेली की डेली एक क्लास आपके लिए अपलोड करेंगे। आप साथ साथ अपनी हार्ड कॉपी जो भी है लक्ष्मीकांत की उसको साथ में रखें ताकि उसको आप हाईलाइट कर सकें। और इंपॉर्टेंट चीजें, हमारा इस प्रोग्राम का फोकस रहेगा कि आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन लक्ष्मीकांत की बुक के अंदर है उनको हम स्लाइड के थ्रू आपको पढ़ा सकें ताकि आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। आपको सेल्फ स्टडी के अंदर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। आपको ये भी बताएंगे कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।